पारसेक के मापन की एक इकाई है। किसके लिए पूछा है? पारसेक के लिए पूछा है। देखो पारसेक, पारसेक जो होता है वो किसे मापने की इकाई होती है? तो दूरी मापने की इकाई होती है भाई। क्या होती है? दूरी मापने की इकाई होती है। अब यहां पे देखो ए ऑप्शन क्या है? घनत्व, तो घनत्व नहीं होगा। द्रव्यमान, द्रव्यमान भी नहीं होगा। आयतन, आयतन भी नहीं होगा। यहां पे हो जाएगा लंबाई यानी लेंथ। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पारसेक दूरी मापने की एक सबसे बड़ी इकाई होती है। उसके बाद में एक पारसेक, एक पारसेक लगभग 3 प्रकाश वर्ष, 3 प्रकाश वर्ष के क्या होता है? बराबर, बराबर होता है। उसके बाद में प्रकाश वर्ष दूरी का वह मात्रक होता है, वह मात्रक होता है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, एक वर्ष में तय की गई क्या होती है? दूरी होती है। पूछे एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। ठीक है, और एक पारसेक, एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.08 गुणा 10 की घात कितना? 16 मीटर, या 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पूरा डिटेल से मैंने बता दिया है और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ये पारसेक किसे मापने की इकाई होती है भाई? दूरी, तो दूरी यानी हमारा यहां पे हो जाएगा लंबाई, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम के मापने की इकाई है एंगस्ट्रॉम। तो समय, लंबाई, ऊंचाई या फिर घनत्व। यहां पे सही हो जाएगा हमारा लंबाई हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो 10 की पावर माइनस का 10 मीटर होता है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद में एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम लंबाई मापन की, लंबाई मापन की इकाई है इसके द्वारा
प्रकाश की तरंगें, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्रिस्टलीय ठोस के परमाणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच की दूरी और शेल मापदंडों अंतर परमाणुक दूरी और एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य के रूप में लंबाई मापने में किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या पूछा है? विद्युत आवेश का। तो विद्युत आवेश का कूलाम होता है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। ए ऑप्शन क्या है यहां पे? वोल्ट। देखो, तो एक होता है विभव, एक होता है विभवांतर, और एक होता है विद्युत वाहक बल। ठीक है, तीनों का जो मात्रक होता है, तीनों की जो इकाई होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? वी होता है। उसके बाद में यहां पे है बी ऑप्शन में ओम। ये किसका होता है? वो रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का प्रतीक क्या होता है? आर होता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया भाई? प्रतिरोध। क्या हो गया? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। पूछे प्रतिरोध का सीजीएस मात्रक, अब ओम होता है। क्या होता है? अब ओम। और वाट ये किसका होता है? ये होता है पावर का, यानी शक्ति का होता है। किसका होता है? पावर यानी शक्ति का होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? विद्युत आवेश के लिए, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है क्या होता है? कूलाम होता है। सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से क्या 1 पास्कल के बराबर है? यानी इनमें से 1 पास्कल के बराबर है। अब ए ऑप्शन है 1 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर, या 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, 1 न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, या 1 न्यूटन प्रति मीटर। तो यहां पे सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1 पास्कल के बराबर। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है पास्कल, यानी पास्कल की इकाई क्या होती है? किसके लिए पूछा जाता है? पास्कल के लिए। कि पास्कल जो है
इसकी इकाई क्या होती है? तो पास्कल दाब की SI क्या होती है? इकाई होती है। ठीक है, तो यहां से भी भाई क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक अश्व शक्ति यानी एक हॉर्स पावर बराबर वोट है, यानी एक अश्व शक्ति यानी एक एचपी, एक एचपी में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये जो एक एचपी में 746 वाट होता है, ये कौन सी प्रणाली में होता है? तो आपको बताना है ब्रिटिश प्रणाली में। ब्रिटिश प्रणाली में होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि 1 किलोवाट में कितने एचपी होते हैं? तो 1.34 एचपी होते हैं। ठीक है, और प्रणाली कौन सी? प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एचपी में कितने वाट होते हैं, लेकिन प्रणाली कौन सी हो? मीट्रिक प्रणाली। तो एक एचपी में 735.5 वाट होते हैं, लेकिन प्रणाली कौन सी होती है? मीट्रिक प्रणाली। कौन सी प्रणाली? मीट्रिक प्रणाली। उसके बाद में पूछे कि 1 किलोवाट में कितने एचपी होते हैं? तो 1.36 एचपी होते हैं, और प्रणाली कौन सी हो? मीट्रिक प्रणाली। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो 1000 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये जितने सारे मैंने पॉइंट आपको बताए हैं, इन सारों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो शक्ति। तो शक्ति जो होती है, शक्ति बताओ किसे कहते हैं? तो शक्ति यानी पावर। तो कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। शक्ति बराबर क्या होती है? शक्ति बराबर क्या होती है? तो कार्य बटा क्या होता है? समय। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए यहां पे थोड़ा मैं डिटेल से आपको बता रहा हूं। अब देखो, यहां से पूछता है मात्रक पूछता है। अब शक्ति का मात्रक पूछे तो आपको बताना है वाट। क्या बताना है? वाट। और इसका प्रतीक क्या होता है? W होता है। अगर मान लो शक्ति का मात्रक पूछे और ऑप्शन में वाट नहीं मिले, तो आपको क्या करना है? फिर करना आपको जूल प्रति सेकंड करना है। और जूल प्रति सेकंड कहां से निकलता है? देखो, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, इसीलिए जूल प्रति सेकंड। तो शक्ति का एक मात्रक तो कौन सा हो गया? जूल प्रति सेकंड या फिर वाट हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो P बराबर W बटा क्या हो गया? T। P का मतलब हो गया पावर, और W का मतलब वर्क यानी कार्य, और T का मतलब टाइम यानी समय। ठीक है, पूरा डिटेल से मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, डायोप्टर की इकाई है। डायोप्टर किसकी इकाई है? अब ए ऑप्शन है लेंस की क्षमता का, सही होगा। लेंस की फोकस दूरी का, प्रकाश की तीव्रता का, ध्वनि की तीव्रता का। नहीं भाई, डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन ही यहां पे हमारा सही होगा। तो डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है, इसलिए ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता की इकाई क्या होगी? लक्स। क्या होगी? लक्स। और फिर पूछे अगर आपको ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता का पूछे आपको मात्रक, तो क्या होगा? डेसिबल। क्या होगा? डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, धारिता यानी सी, धारिता का मतलब क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है, और इसका प्रतीक क्या होता है? सी होता है। उसके बाद में है आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है? चार्ज होता है, और चार्ज का प्रतीक क्या होता है? क्यू होता है। उसके बाद में और विभव, विभव का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल, और प्रतीक क्या होता है इसका? वी होता है। तो इन तीनों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? कौन सा संबंध सत्य है? तो यहां पे सूत्र यानी फॉर्मूला अपने को बताना है। तो धारिता, आवेश और विभव के बीच संबंध क्या होता है? तो Q बराबर क्या होता है? तो C इंटू क्या होता है? V होता है। Q बराबर क्या होता है? C इंटू V होता है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? B ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? B ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछे, यदि V बराबर है 1 वोल्ट, V बराबर 1 वोल्ट हो तो C बराबर Q, अर्थात किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता उस वैद्युत आवेश के क्या होती है? बराबर, बराबर बराबर होती है, जो उसके उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करें। 1 वोल्ट की क्या करें? वृद्धि करें। ठीक है, तो Q बराबर CV, यानी B ऑप्शन हमारा यहां पे सही हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, वैद्युत अवक्षेपित्र में इलेक्ट्रोड तार होता है जिससे होकर हजारों वोल्ट गुजरता है। वह इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करता है? किसका उत्पादन करता है? एक लो, या विद्युत क्षेत्र का, या फिर कोरोना का, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे का। ठीक है, तो एक अवक्षेपित्र में इलेक्ट्रोड तार होता है जिससे होकर हजारों वोल्ट गुजरता है।
वह इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या उत्पादन करता है? कोरोना करता है भैया ना। कौन सा करता है? कोरोना, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, कोरोना। ठीक है, तो वह इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कोरोना का क्या करता है? उत्पादन करता है। इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अब देखो विद्युत शक्ति, तो एक फॉर्मूला होता है पी बराबर क्या होता है? V इंटू क्या होता है? I होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर इंटू क्या होता है? R होता है। और एक फॉर्मूला होता है अपने पास में P बराबर, चलो ये P बराबर V स्क्वायर R होता है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है पावर खपत का। किसका होता है? पावर खपत का। ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है? ये होता है पावर रेटिंग का। पावर रेटिंग का होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो देखो यहां पे है P बराबर I स्क्वायर R, यानी ये वाला हमारा ये सही हो जाएगा। उसके बाद में होता है P बराबर, सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे? P बराबर V इंटू I, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में है बी ऑप्शन, देखो यहाँ पे है I इंटू R स्क्वायर, तो ये नहीं होता है। और यहाँ पे है V स्क्वायर बटा R, यानी ये वाला। ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि किसको विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो बी वाला निरूपित नहीं करता है भाई। ठीक है, इसीलिए बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गलत है भैया ना। तो विद्युत शक्ति का ये भी सही है, ये भी सही और ये भी सही है, बी वाला नहीं है, इसीलिए यही हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। छोटी विद्युत धारा को, तो छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो एनीमोमीटर या हाइग्रोमापी या फिर स्पेग्नोमेनोमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। कौन सा हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो गैल्वेनोमीटर का आविष्कार किसने किया? गैल्वेनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो एंड्रे मैरी एम्पियर ने। किसने किया था? एंड्रे मैरी एम्पियर ने गैल्वेनोमीटर का आविष्कार किया था। ठीक है, और इस उपकरण का प्रयोग छोटी विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जिस पर तार का प्रतिरोधकता निर्भर होती है? यानी इनमें से कौन सा कारक है जिस पर प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करता है या नहीं होती है? अब देखो यहां पे ए ऑप्शन है पदार्थ का घनत्व, तो पदार्थ का घनत्व पर नहीं होगा भैया। पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करेगा। तार के अनुप्रस्थ
काट क्षेत्रफल पर करेगा, तार की लंबाई पर, इस पर भी करेगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन कारक नहीं है जिस पर तार की प्रतिरोधकता निर्भर होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला गलत हो जाएगा, ए वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो टिक यानी सही का निशान किस पे लगाना, हमें ए वाले पे। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा कारक नहीं है, मना कर रहा है वही, है ना। तो यहाँ पे पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करेगा, तो सही हो जाएगा। सी वाला भी सही होगा और डी वाला भी सही होगा, ए वाला गलत हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जब दो प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम, अब पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनमें रहती है, यानी क्या समानता है। अब देखो पार्श्व क्रम का मतलब क्या हो गया, समांतर क्रम, और समांतर क्रम का मतलब क्या हो गया, पैरेलल। ठीक है, समांतर का मतलब क्या हो गया, पैरेलल, यानी पार्श्व क्रम। तो पार्श्व क्रम यानी जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें क्या समान होता है। अब यहां पे है विद्युत धारा एक समान होती है, विद्युत धारा यानी समान होती है, विभवांतर समान होता है, विभवांतर अलग होता है, या फिर विद्युत धारा समान तथा विभवांतर अलग दोनों। तो इसमें सही कौन सा होगा, हमारा बी वाला होगा, क्योंकि किसके लिए पूछा है, इसमें समांतर के लिए पूछा है। तो समांतर में जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। अब यहां पे देखो ए ऑप्शन क्या है, विद्युत धारा समान होती है, ये किस में होता है, जब पूछता सीरीज के लिए, सीरीज के लिए पूछता यानी श्रेणी के लिए पूछता, तो हमारा कौन सा होता, ए ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, तो किसके लिए पूछा है, समांतर क्रम के लिए, पार्श्व क्रम यानी पैरेलल के लिए पूछा है। तो पैरेलल में क्या समान होता है भाई, विभवांतर, तो यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो अगला क्वेश्चन देखो, घरेलू विद्युत सर्किट के अति भारण, अति भारण का मतलब क्या होता है, ओवरलोडिंग को रोकने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ओवरलोडिंग के लिए यानी अति भारण के लिए। अब ए ऑप्शन देखो यहां पे, फ्यूज सर्किट से जुड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन क्या है, बहुत सारे उपकरणों को एकल सर्किट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, यह भी सही बात है। उसके बाद में सी ऑप्शन क्या कर रहा है, खराब उपकरणों को सर्किट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, यह भी सही बात है। और डी कह रहा है सभी विकल्प सही है, तो इसमें देखो ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही है, तो इसमें हो जाएंगे सभी विकल्प सही है, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का चालक नहीं है, इनमें से कौन सा एक विद्युत का चालक नहीं है। तो यहां पे ए ऑप्शन क्या है, पारा, लोहा, मैग्नीज या फिर एबोनाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एबोनाइट होगा। क्या होगा, एबोनाइट, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चालक, चालक का मतलब क्या होता है, जिसमें विद्युत यानी जिन पदार्थों में विद्युत का चालन आसानी से हो जाता है उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, यानी विद्युत का प्रवाह मुक्त रूप से होता है उसे क्या कहते हैं, चालक। अब चालक जैसे लोहा हो गया, पारा हो गया, मैग्नीज हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, चालक पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पे कि इनमें से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है, एबोनाइट, तो यानी डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब ए ऑप्शन है यहां पे, एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर जो होती है उसका कार्य क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में
कन्वर्ट करना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद में कह रहा है ये एक विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में सी ऑप्शन क्या कर रहा है, किसी लंबी वर्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाएं होती है, यह भी सही है। उसके बाद में डी ऑप्शन क्या है, हरे विद्युत रोधन वाली तार प्राय विद्युतमय तार होती है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही किसको करना है, इसी को करना है, डी ऑप्शन को, ठीक है। टिक कौन से वाले में करना है, डी ऑप्शन में, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि सही नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मना कर रहा है, तो हमारा डी सही हो जाएगा भाई, है ना। तो यानी हरे विद्युत रोधन, अब विद्युत रोधन का मतलब क्या होता है, इंसुलेशन होता है, ठीक है। इंसुलेशन तार प्राय विद्युतमय यानी जीवित तार होती है, सही हो जाएगा भाई डी ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्बों के तंतु सामान्यतः से बने होते हैं, यानी विद्युत बल्बों के जो फिलामेंट होते हैं वो किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के या फिर कॉन्स्टेंटन के या फिर टंगस्टन के या फिर मैग्नीन के, टंगस्टन के होते हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भाई, कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, और क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। तो आविष्कार किसने किया, थॉमस एल्वा एडिसन नामक वैज्ञानिक ने, और इसमें कांच के खोखले गोले के अंदर टंगस्टन धातु का एक क्या होता है, तंतु यानी फिलामेंट होता है, और इसमें धारा प्रवाहित करने में यह है अति तप्त हो जाता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक धातु के चालक का प्रतिरोध, एक धातु का चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, या उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर कोई विकल्प सही नहीं है। तो यहां पे सही हो जाएगा, उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक धातु के चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, यानी चालक की लंबाई बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, और लंबाई घटने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। जबकि किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, तो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जब दो प्रतिरोधों R1 व R2 को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी दो प्रतिरोध किसके लिए पूछा है, सीरीज के लिए पूछा है, यानी श्रेणी के लिए पूछा है। तो दो प्रतिरोध, ये हो गया R1 और ये हो गया R2, श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो RT बराबर क्या होगा, तो R1 प्लस क्या होगा, R2 होगा, ठीक है। तो दो प्रतिरोध के लिए पूछा है, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फ्यूज को सामान्यतः युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं,
फ्यूज को सामान्य युक्ति के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। फ्यूज तार का गलनांक उच्च होता है। अब देखते हैं यहां पे कि हमारा कौन सा सही है। तो यहां पे हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा भाई। फ्यूज को सामान्य युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो यानी हमारा देखो यहाँ पे है केवल फर्स्ट वाला सही है और केवल सेकंड वाला नहीं होगा, और केवल फर्स्ट और थर्ड वाला, सेकंड और थर्ड वाला ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? केवल फर्स्ट सही हो जाएगा इसमें, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो